शाम 6 बजे 4 अगस्त 2020। ये वो वक्त था जब लेबनान के कैपिटल बेरूट में एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसने पूरा शहर तबाह कर दिया और पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इस ब्लास्ट और तबाही की वजह से 218 लोग मारे गए, 7000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए और तकरीबन 3 लाख लोग बेघर हो गए। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था जिसने पूरे शहर की बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया और इस तबाही में $15 बिलियन यानी कि 4000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये ब्लास्ट तो 2020 में हुआ था लेकिन इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू टाइकूल टीवी। ये बात है 2013 की, जब एक MV रोजस नाम की शिप ने जॉर्जिया से मोजाम्बिक जाना था। इस शिप में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लोडेड था। ये शिप किसी रशियन बिजनेसमैन का था जो 1 महीने के सफ़र के बाद ही लेबनान के बेरूट पोर्ट पर रुक गया। कई जगह पर यह बताया जाता है कि वो शिप इंजन की खराबियों की वजह से रुका था और कई जगह पर यह बताया जाता है कि उस शिप का ओनर फाइनेंशियली अनस्टेबल था और वो बेरूट पोर्ट पर रुका ताकि कुछ कार्गो वहां से लोड करके मोजाम्बिक जाए ताकि कुछ पैसे वहां से भी आ जाएं। बेरूट पोर्ट की अथॉरिटीज़ ने उस शिप को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये शिप पहले से ही ओवरलोडेड है और शिप की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको आगे ना जाने दिया। उसके कुछ क्रू मेंबर्स को भी 1 साल के लिए वहां लेबनान में ही शिप के साथ रुकना पड़ा। शिप में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स और बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही केमिकल कंपाउंड है जो 1995 में ओक्लाहोमा सिटी की टेररिस्ट बॉम्बिंग में इस्तेमाल हुआ, जिसको US हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक कहा गया था। वो शिप वहीं खड़ा रहा और अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान शिप की ओनर कंपनी फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ख़त्म हो गई। ना ही कोई शिप को लेने वाला आया और ना ही उसमें पड़े केमिकल कंपाउंड को। पूरा साल बीत गया और शिप की हालत ये हो गई थी कि वो डूबने लगा। लेबनान पोर्ट अथॉरिटीज़ ने सोचा कि इसमें पड़े केमिकल कंपाउंड को उसी पोर्ट पर मौजूद एक वेयर हाउस में रख दिया जाए और अथॉरिटीज़ ने ऐसा ही किया। वहाँ के वर्कर्स ने उस शिप में लोडेड पूरा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट उतार कर अपने पोर्ट के एक वेयर हाउस जिसका नाम हैंगर 12 था उसमें रख दिया। वैसे तो ये डेंजरस केमिकल कंपाउंड किसी वीरान जगह या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर रखा जाता है क्योंकि ये बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और जाहिर बात है कि ये हाईली फ्लेमेबल होता है और अगर आग पकड़ ले तो बहुत तबाही मचा सकता है। वैसे भी ऐसे केमिकल्स के लिए एक स्पेशल फायर प्रूफ वेयर हाउस होता है जिसमें आग से बचने के लिए हर फैसिलिटी होती है, लेकिन पोर्ट अथॉरिटी ने इस बात पर गौर ना किया और शहर में ही एक आम से वेयर हाउस में पूरा 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रख दिया। ये ऐसी जगह थी जहां लाखों लोगों के घर और प्रॉपर्टीज थी। पोर्ट अथॉरिटीज यानी कि उस बंदरगाह की इंतजामिया ने बहुत से ईमेल सेंड किए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि इस खतरनाक केमिकल कंपाउंड के लिए ये जगह सेफ नहीं है और यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। पहला ईमेल 2014 में सेंड किया गया था जब पहली दफ़ा केमिकल को शिप से अनलोड करके हैंगर 12 में रखा गया था। ये ईमेल फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ कस्टम्स शफीक मेरी की तरफ से अर्जेंट मैटर्स जज को भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि ये हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल है और इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, पर उस ईमेल का कभी जवाब नहीं आया। और भी काफ़ी लोगों और एजेंसीज की तरफ से लेटर्स और ईमेल सेंड किए गए जिनमें लिखा गया कि ये केमिकल कंपाउंड लेबनीज एक्सप्लोजिव कंपनीज को सेल कर दिया जाए, लेकिन उसका भी कोई जवाब ना आया। सबको यही डर था कि किसी तरह ये केमिकल ब्लास्ट ना हो जाए। 6 साल गुजर गए। हैंगर 12 जिसमें ये कंपाउंड रखा गया था उसकी दीवार में एक सुराख भी था। 4 अगस्त 2020 को वर्कर्स इस होल को फिक्स करने लगे। उस वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट के अलावा कुछ फायर वर्क्स भी थे। वेल्डिंग के दौरान आग की चिंगारियां वेयर हाउस में पड़े फायर वर्क्स पर लग गईं, जहां से इन खौफनाक लम्हों की शुरुआत हुई। वही हुआ जिसका 6 साल से सबको डर था। जब फायर वर्क्स ने आग पकड़ी तो काला धुआं फिजा में फैल गया। वेयर हाउस में पटाखों और छोटे ब्लास्ट की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें उन फायर वर्क्स की थीं जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ वेयर हाउस में पड़े थे। वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस में से फ्लैशेस और आग के शोले निकल रहे हैं। ये देखकर पोर्ट अथॉरिटीज़ में हलचल मच गई और फिर कुछ देर बाद एक छोटा ब्लास्ट हुआ और फिर लगभग 30 सेकंड बाद एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने सिर्फ शहर को ही नहीं पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये इनॉर्मस ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसने पूरे लेबनान में 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ला दिया।
इस ब्लास्ट की जो शॉक वेव थी वो इसके साथ मौजूद दूसरे ममालिक यानी कि तुर्की और इसराइल वगैरह तक पहुंची। लेबनान से 250 किलोमीटर दूर एक कंट्री है साइप्रस। उस ब्लास्ट की शॉक वेव और साउंड उस कंट्री तक भी पहुंचा और वहाँ के लोगों ने भी ये ब्लास्ट सुना। शॉक वेव एक ऐसा झटका होता है जो पूरी बिल्डिंग्स भी गिरा सकता है और इस ब्लास्ट की शॉक वेव ने पूरा शहर ही तबाह कर दिया। इस वीडियो को देखें। इन कपल्स का फोटो शूट हो रहा था। जब ब्लास्ट हुआ तो अर्थक्वेक आया जो इन्होंने महसूस भी किया और फिर शॉक वेव पहुंची जो इतनी पावरफुल थी कि बिल्डिंग्स की खिड़कियां ही टूट गईं। इस शॉक वेव की स्पीड सुपरसोनिक थी, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़। ये वीडियो 15 किलोमीटर दूर से शूट की गई है और इसकी शॉक वेव कहाँ तक पहुंची ये आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है पोर्ट साइलोस बिल्डिंग जो इस वेयर हाउस के बिल्कुल साथ थी और इस बिल्डिंग की हालत कुछ इस तरह हो गई। हैंगर 12 यानी कि उस वेयर हाउस की ये वो सैटेलाइट इमेज है जो ब्लास्ट से पहले थी और ब्लास्ट के बाद वो वेयर हाउस ही गायब हो गया। हत्ता कि वो जगह भी गायब हो गई और वहाँ समंदर के पानी ने अपनी जगह बना ली। इस ब्लास्ट की वजह से 218 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, 7000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए और लाखों लोगों के घर तबाह हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ब्लास्ट में जो ये रेड और ब्राउन स्मोक है ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। इस एक्सप्लोजन को आज तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया है। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि ये हिरोशिमा वाले न्यूक्लियर बॉम्ब का 1/10 पार्ट था। इसका मतलब ये है कि अगर इस जैसे 10 ब्लास्ट हों तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट भी बन सकता है। बहुत सी शिप्स जो कि पोर्ट पर मौजूद थीं ब्लास्ट के प्रेशर की वजह से उलट गईं। ब्लास्ट की वजह से पावर स्टेशंस तबाह हो गए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गया, जिसकी वजह से और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और रेस्क्यू टीम्स का काम भी अधूरा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया था कि इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि सड़कों से मलबा वगैरह उठाने के लिए मिलिट्री बुलडोजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि फायर फाइटर्स और एम्बुलेंसेज वहाँ से गुजर सकें। ज़ाहिरी बात है कि जब पूरा शहर ही तबाह हो गया तो हॉस्पिटल्स कैसे बच सकते थे। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि ज़ख्मी लोगों को कहाँ ट्रीट किया जाता। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मरीज़ों को पार्किंग लॉट्स पर ट्रीट किया गया और वो भी फ्लैश लाइट्स की मदद से। अगले 7 घंटों तक फ़िज़ा में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक स्मोक नज़र आता रहा और साथ ही सल्फ़र और जली हुई रबर की बदबू फैली रही जो एक्सप्लोजन की वजह से बनी। काफ़ी अरसे तक सब लोग गवर्नमेंट को उनकी लापरवाही पर कोसते रहे और गवर्नमेंट को ही इस तबाही का जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से कुछ ही दिन बाद काफ़ी से पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिज़ाइन कर गए। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो टाइकूल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।